हे गाइस, हम आज की क्लास में मिसलिनियस करेंगे वेक्टर्स चैप्टर 10th की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई डायरेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और उसमें लिखा मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं इसकी सबसे पहले। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। दिस इज माई एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो आपका यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मीन्स मानो आपका ऐसे आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर दो ओ ए, लेट सपोज। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें बोला कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर को लिखना है। कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर? क्या होता है, ओ ए वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कैसे लिखते हैं इसको, ओ ए वेक्टर अपॉन में ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें ओ ए वेक्टर चाहिए बेसिकली, है ना, और इसका मॉड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ओ ए वेक्टर हम कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें कंस्ट्रक्शन करो छोटी सी। आप इसमें क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अगर मानो लेट सपोज मुझे इसमें मेरे को ये वाली ये जो आपका ओ एक्स, यहाँ पे एक काम करो, नेम डाल दो, यहाँ पे पी दे दो एक नेम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई है। ठीक है, ये ओपी है ना। अगर मेरे को ये ओपी की वैल्यू निकालनी है, इस ओपी की, तो कैसे निकालूंगी मैं? सबसे पहली बात, अब देखो आपको ये चीज तो पता है ना कि जो थीटा होता है, ये थीटा यहाँ पे कितना 30 डिग्री है ना, तो थीटा के साथ वाला है ना, उसको वो क्या होता है हमारा कॉस, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन। ये बात क्लियर है? थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस, और थीटा के सामने वाला साइन होता है। ठीक है, तो वही चीज हम इधर भी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ओपी की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले क्या करो, cos 30 लगाओ। ठीक है, क्या लगाया मैंने, cos 30। cos 30 आपको क्या होता है, b बाय एच। ठीक है, b बाय एच। cos 30 को cos 30 रखो। ठीक है, आपका बेस क्या है, योर बेस इज ओपी, है ना, तो अपने आपने लिखा ओपी, हम ओपी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपका बेस ओपी है और हाइपोटेनस क्या है आपकी, ओए, है ना, तो ओए यहाँ पे रखा है। ये क्लियर है? तो क्या करो, ओए cos 30 किसके बराबर होगा, ओपी के, है ना, तो मेरी ओपी की वैल्यू आ गई यहाँ से। सबसे पहली चीज मेरी क्या आई, ओपी की वैल्यू आ गई। अब वैसे ही मैं क्या करूंगी, अब मैं इस एपी की भी वैल्यू निकालती हूँ, है ना। अगर मेरे को इस एपी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगी मैं, इसमें लगाओ थीटा के सामने वाला, मेरे को एपी की वैल्यू क्या होता है, वो साइन, साइन लगता है उसमें। ठीक है, तो क्या लगाओ यहाँ पे, साइन 30, साइन 30, है ना, तो यहाँ तो ऐसे लिख सकते हो, पहले साइन थीटा, फर्स्ट स्टेप में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, पी बाय एच। ठीक है, तो फिर साइन 30 क्या होगा, पी बाय एच। पी क्या है आपका यहाँ पे, एपी, है ना, पी आपका एपी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एपी, और आपकी हाइपोटेनस क्या है, फिर से ओए, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, ओए, है ना। अब एपी की वैल्यू निकालो, क्या बनेगा, ओए साइन 30 और इज इक्वल टू एपी, है ना। तो आपने दो वैल्यूज निकाली यहाँ से, किस किस की निकाली, ओपी की निकाली और एपी की, ओपी की निकाली और एपी की निकाली। अब ध्यान से सोचो कि क्या सोचना क्या है, जो आपका ओए वेक्टर है ना, ओए वेक्टर क्या है, किससे बना है ओए वेक्टर, ओपी एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, है ना, इनसे मिलकर बना है। तो हमें वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखना है, तो मीन्स क्या करना है, ओपी, ओपी की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे लिख दूं मैं, ओपी की वैल्यू आपकी क्या आई थी यहाँ पे, ओए साइन, सॉरी ओए कॉस 30, यही वैल्यू आई है आपकी, ओए कॉस 30, और एपी की वैल्यू क्या आई आपकी, ओए साइन 30, यही आई, है ना। तो ओए वेक्टर आपका किससे बना है, इन दोनों से मिलके बना है ना। तो अब मेरे को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है ऐसे, तो वेक्टर की फॉर्म में आई जे के ऐसे आ जाते हैं, लेकिन ये तो एक्स वाई प्लेन है, तो इसलिए आई और जे की फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, एक्स के साथ आई आता है और वाई के साथ जे आता है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, ओए कॉस 30, है ना, साथ में आई कैप, फिर प्लस में ओए साइन 30 और साथ में जे कैप, यही चीज लिखूंगी मैं। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ओए वेक्टर है ना, ओए वेक्टर में ओए कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है आपका, आपका होता है √3/2, यही होता है, और साथ में आई कैप। यहाँ तक क्लियर है? वैसे यहाँ पे ओए, अब साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, साथ में जी कैप, ये भी क्लियर है। अब ओए वेक्टर है ना, इसमें क्या करो, इसमें ओए कॉमन ले सकते हो आप, हाँ तो ले सकते हैं, ओए कॉमन लिया, ठीक, तो क्या बना आपका यहाँ पे √3/2, है ना, आई कैप, साथ में 1/2 जी कैप। इज इट क्लियर गाइस? यहाँ तक क्लियर है?
ओ ए की वैल्यू आ गई, मीन्स मैंने ओ ए की वैल्यू निकाल दी है ना, ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए वेक्टर मैंने निकाल दिया। अब साथ में क्या है, अपॉन में ओ ए वेक्टर का मॉड, ओ ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ओ ए है ना, ओ ए वेक्टर का मॉड और ओ ए दोनों सेम चीजें, वेक्टर नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, डिफरेंस है वेक्टर और बिना वेक्टर के, मतलब ओ ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको लेंथ देगा और सिंपल ओ ए भी आपको कोई वैल्यू कोई नंबर ही होगा, तो ये दोनों चीज सेम होती है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो ओ ए वेक्टर जो है आपका ये वाली चीज, ठीक है, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ओ ए वेक्टर की वैल्यू जस्ट आपने अभी अभी यहाँ पे निकाली, वो यहाँ पे लिखोगे तो क्या बन गया आपका ओ ए वेक्टर, मतलब ओ ए ब्रैकेट में ये, ठीक है, और अपॉन में ये चीज ओ ए वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, ओ ए के बराबर ही है, तो मैं यहाँ पे ओ ए लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओ ए लिख दिया, इस वाले को मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इस वाली चीज को। तो अब क्या वो देखो ओ ए से ओ ए कटा आपका, ठीक है, तो ओ ए जो आपका यूनिट वेक्टर है, बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे है ना, तो आपका ओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, √3/2 आई कैप और साथ में प्लस 1/2 जी कैप। इज इट क्लियर? तो हमारा यूनिट वेक्टर हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। गाइस क्लियर है, समझ आ गया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, है ना। तो आपको ये चीज दिखी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं P पॉइंट और Q पॉइंट, पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, हर चीज का तरीका क्या है, फिगर बनाओ। तो यहाँ पे आपका P पॉइंट है, यहाँ पे आपका Q पॉइंट है। P पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है आपके x1, y1 और z1 है ना, और P और Q के क्या है x2, y2, z2 है ना। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्केलर कंपोनेंट फाइंड करने। स्केलर कंपोनेंट तो तब फाइंड करेंगे ना जब हमारे पास कोई वेक्टर हो, है ना। स्केलर कंपोनेंट्स हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे पास कोई वेक्टर आएगा, वेक्टर से तो हम पता कर पाते हैं। तो मींस ये तो पॉइंट्स दे रखे, तो पॉइंट से सबसे पहले क्या बनाओ, पॉइंट से बनाओ वेक्टर, है ना। अब पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, x2 - x1 आई कैप, है ना। पॉइंट से मैं यहाँ पे लिख दूँ छोटा सा, पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप और प्लस में z2 - z1 के कैप, ऐसे ही बनाते हैं, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं सॉल्व। तो ये बनाया मैंने, है ना। अब इस केस में तो पॉइंट्स आपको कुछ गिवन है ही नहीं, ऐसे ही दे रखे x1 y1 z1 है ना। तो हमने पॉइंट से क्या करा, हमने यहाँ पे वेक्टर बना दिया। तो इसका PQ हमारा ये है ना, PQ हमारा ये है। अगर मान लो यहाँ पे 2 3 4 होता है, यहाँ पे 1 1 कुछ ऐसे होता, तो हम माइनस करते फिर वो वैल्यूज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल कुछ दे नहीं रखा, तो x2 - x1 आई कैप, तो हमने इस पॉइंट के हमने वेक्टर बना दिया, है ना। पॉइंट से हमने वेक्टर बना दिया। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि स्केलर कंपोनेंट फाइंड करो। स्केलर कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको तो स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। याद करो, स्केलर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को हम स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और स्केलर कंपोनेंट्स हो सकता है पेपर में आपसे कभी स्केलर कंपोनेंट्स को काट के या बोल दे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। डायरेक्शन रेशियो और स्केलर कंपोनेंट्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अब सेम इस केस में भी क्या होगा, आप क्या करो, इसमें आई जे के कोफिशिएंट्स ये आपके स्केलर कंपोनेंट कहलाएंगे। तो स्केलर कंपोनेंट्स आपके क्या है, x2 - x1, वैसे ही y2 - y1 और तीसरा कौन सा है, z2 - z1। तो ये तीनों आपके क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट तो हमने कर दिया। अब बोल रहे कि एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना। तो ये हमारा वेक्टर था, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ऐसे x2 - x1, है ना। कह रहे कि इस वेक्टर का PQ वेक्टर का क्या करो, मॉड निकालो। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका क्या करते हैं, उनकी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं, फिर सम करते हैं और अंडर रूट करते हैं, यही करते हैं। तो मैं भी वही करूंगी। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, PQ वेक्टर जो है उसका मॉड निकाल रही हूँ, क्योंकि आपको मॉड बोला है क्वेश्चन में। तो कैसे निकलेगा, ठीक है, क्या करोगे, x2 - x1, ठीक है, आई कैप जो कोफिशिएंट क्या है, x2 - x1 है ना, तो इसका होल स्क्वायर, वैसी जे का क्या है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और साथ में आपका क्या आएगा, z का, है ना, z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसका मॉड भी निकाल दिया। तो ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बोल रहा है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। एक लड़की है जो कि 4 किलोमीटर जा रही है, कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। देन शी वॉक्स 3, इसका ना फिगर बनाते हैं, ठीक है, साथ साथ में करते समय, ठीक है। सबसे पहले क्या करो,
आपका यहाँ पे देखो गाइस कैसे है आपका आपका ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। ये चीज़ तो क्लियर ही है ना। अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि वो 4 किलोमीटर जा रही टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। तो सबसे पहले लाइन वेस्ट चलते हैं। 4 किलोमीटर गई, ठीक है। मानो ये आपका वेस्ट, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब वो 4 किलोमीटर गई है, मानो 4 किलोमीटर यहाँ तक है आपका, ठीक है। 4 किलोमीटर गई है वेस्ट की तरफ, है ना। ये वेस्ट की तरफ जा रही है इस तरफ से, तो ये आपका 4 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा अगर इस पॉइंट को लिखेंगे तो -4 0, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी होगी, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि ये हमने बना दिया, कह रहे कि देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये लाइन समझ आई, कह रही कि वो क्या कर रही है, वो 3 किलोमीटर जा रही किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका ये मतलब है कि देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब क्या, नॉर्थ तो ऊपर की तरफ है ना। नॉर्थ आपका ऊपर है, लेकिन ये क्या कर रही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जा रही है। मीन्स ये थोड़ा टिल्ट हो रही है ऐसे, है ना, ऐसे जा रही है। मीन्स क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है, नॉर्थ तो आपका ऐसे ऊपर की तरफ है, लेकिन ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। तो ये है, और क्या एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर है। और जब ये क्या कर रही है, और जब ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ जा रही है तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो ये वाली चीज आपकी क्या है यहाँ पे, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये 3 किलो यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका 3 किलोमीटर है। ये भी क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है आगे, अब ये बोले कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, गर्ल की डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करनी है फ्रॉम आर इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो यहीं से किया था ना, स्टार्ट तो यहीं से किया था, यहीं से तो गई थी वेस्ट की तरफ। तो मीन्स ये इसका इनिशियल पॉइंट है ना। तो कह रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो गर्ल की फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट, ओके, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज दिस वैल्यू, है ना। इनिशियल से यहाँ तक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक क्लियर है। तो मीन्स बेसिकली पहले ऐसे गई, है ना, पहले ऐसे गई, फिर इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो बताओ ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया है ना मैंने। क्या होता है अगर कोई दो वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन में, ऐसे ये दोनों वेक्टर आपके क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपके क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे इस तरफ में, है ना, ऐसे इस तरफ में जा रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। मीन्स ऐसे पोजीशन है इनकी, है ना। तो जो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करता है। तो मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वाले की ऐसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉक, है ना। कोई दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस में होता है, मतलब जो थर्ड वेक्टर होता है वो अपोजिट ऑर्डर में एक्ट करता है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका ना एक तो फिगर एक तो बहुत छोटा बन गया, तो इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करती हूँ, ठीक है, वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें, ठीक है। जल्दी जल्दी, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, इसमें नेमिंग कर देते हैं क्योंकि नेमिंग करनी इसमें जरूरी है। यहाँ पे मानो आपका पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट की वैल्यू क्या है, -4 और 0। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये 3 किलोमीटर ऐसे जा रही है, ठीक है, 3 किलोमीटर जा रही है, और फिर उसके बाद ये ऐसे है। तो मीन्स आपकी ऐसी डायरेक्शन है, फिर ऐसे है, और ये जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में एक्ट करेगा। तो ये ट्रायंगल लॉ बना दिया मैंने, मतलब ट्रायंगल लॉ लगाया इसमें मैंने, ठीक है। अब क्या देखो, अब यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला था ना इसमें, है ना। तो ये क्या बना रहा था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था यहाँ पे। अभी तक यही सिनेरियो था, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, है ना। तो अब देखो एक चीज देखो, ये पूरा है ना, ये पूरा तो 90 होगा आपका, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा 90 है आपका, इसमें से 30 इतना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि 60 + 30 90 बनेगा। तो ये वाला आपका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हमें बेसिकली हमें फाइंड करना क्या है, पहले तो ये देखो, यहाँ पे एक और एक आर पॉइंट भी यहाँ पे बना दो, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल, ठीक है, OPR, है ना, इस ट्रायंगल में OPR में क्या क्या लगा रहे हैं हम, एक तो वेक्टर लॉ लगा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ मतलब। तो क्या बनेगा, OP वेक्टर, है ना, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर, है ना, किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के, है ना, दैट इज योर OR वेक्टर, इसके बराबर होगा। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, है ना। तो देखो OP वेक्टर मेरा क्या है, OP वेक्टर आपका यहाँ OP वेक्टर आपका कितना था, 4 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे हमने 4 किलोमीटर देखा था, तो 4 किलोमीटर, लेकिन हमें तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, है ना, ये तो है तो आपकी एक्स एक्सिस ये वाली, है ना। तो ये इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्सिस है तो आपके साथ में आई कैप लगेगा, क्योंकि वेक्टर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को। तो ये क्या बना, -4i, है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब PR, है ना। तो PR आपका ये है, लेकिन PR को फाइंड करना बहुत मुश्किल है, मतलब PR की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो मतलब हमें PR को फाइंड करना है। जैसे हम PR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास OR वेक्टर आ जाएगा,
क्योंकि ओ आर वेक्टर इन दोनों को मिलकर ही तो बना है ना। और ओ आर वेक्टर ही तो हमें बेसिकली फाइंड करना है। हमें ये ओ आर वेक्टर जो है आपका, ये जो ओ आर वेक्टर है, ये तो इसमें पूछा गया है कि गर्ल की डिस्प्लेसमेंट बताओ इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ तक की, है ना। तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो मीन्स बेसिकली हमें किसी भी हालत में पी आर की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए पी आर की। अब पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे इसका एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है। इस वाले को आप कंसिडर करते हुए चलो आप, ठीक है। ऐसे ये वाला ट्रायंगल लिया है मैंने, ठीक है। ये आपका ऐसे जा रहा था, ये आपका ऐसे जा रहा था, और ये वाला आपका ऐसे जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो, ये आपको पी आर फाइंड करना है ना, आपको पी आर फाइंड करना है। यहाँ पे आपका ओ पॉइंट है। अब क्या करो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो ऐसे, ठीक है। आपने ऐसे कंस्ट्रक्शन करी और यहाँ पे 90 डिग्री बना लो कुछ भी, ठीक है। ये अभी भी फाइंड किया था हमने, ये पूरा क्या था 90 था, तो ये कितना बन रहा था 60, क्योंकि साइड वाला 30 है ना। साइड वाला 30 है और ये पूरा 90, तो ये वाला 60 ही आएगा, तो वही मैंने 60 लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करो, किसी भी तरीके से यहाँ पे एक और नेमिंग कर दो, सी पॉइंट दे दो, लेट सपोज। यहाँ पे आप ना पीसी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, पीसी। और पीसी की वैल्यू निकालेंगे और आरसी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। जैसे इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को ऐड करके वही तो हमें पी आर देगा, है ना। सिंपल है, तो हमें वही लगाना है, तो हम वही करेंगे। अब तो सबसे पहले पीसी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पीसी कैलकुलेट करेंगे। अब पीसी कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने बता रखा है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कैसे करते हैं। देखो थीटा के सामने, थीटा के साथ वाले को, साथ वाला क्या होता है, कॉस बनता है हमेशा, और थीटा के सामने वाला हमेशा साइन बनता है ना। तो यहाँ पे वही लगाते हैं, फिर से क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, कॉस 60, है ना। कॉस 60 लगाओगे तो क्या होता है, कॉस 60 आपको कितना था, बी बाय एच। बी क्या है, बेस। बेस क्या है आपकी पीसी, और एच क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपकी क्या है, पी आर। तो अपॉन में पी आर लिख दिया, है ना। ये भी क्लियर है। लेकिन पी आर सुनो ध्यान से, जो पी आर है वो आपका 3 किलोमीटर है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा था, बताया था मैंने क्वेश्चन में भी यहाँ पे, है ना। ये आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 किलोमीटर है। तो इस बार मैं आपकी करूंगी, मैं पी आर के बदले में 3 किलोमीटर लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में इसको, ठीक है। तो क्या करो, पी आर आपका क्या है 3 किलोमीटर, इसको यहीं लिख दो, इज इक्वल टू 3, है ना। तो मीन्स 3 cos 60 यहाँ पे गया, है ना, और इज इक्वल टू पीसी। तो मेरी पीसी की वैल्यू आ गई यहाँ से। जैसे ही पीसी की वैल्यू आएगी, और फिर आरसी, अब वैसे आरसी की भी निकालूंगी, जो कि मेरी साइन की टर्म्स में आएगी। उसमें आई कैप लगाऊंगी, इसमें जे कैप लगाऊंगी, तो मेरा पी आर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसेस वही करना है, ठीक है। तो मेरी पीसी आई, मेरी पीसी की वैल्यू आ गई। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं लगाती हूँ इसकी वैल्यू, इसकी आरसी की वैल्यू निकालूंगी। तो आरसी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, साइन 60, है ना। क्या लगाऊंगी मैं, साइन 60। साइन 60 क्या होता है मेरा, पी बाय एच, है ना। तो पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका क्या है, आरसी। तो आरसी लिखा मैंने, और एच हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिर से 3 किलोमीटर है आपकी, तो 3 किलोमीटर। तो क्या बना, 3 साइन 60, ओके। 3 साइन 60 इज इक्वल टू आरसी। इज इट क्लियर गाइस, है ना। तो मेरी आरसी की भी वैल्यू आ गई, तो मेरी इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। तो ये दोनों मिलके ही तो आपका पीआर बन रहा है ना। ये क्लियर है, ये दोनों मिलके ही तो आपका पीआर बन रहा है। तो वही अब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। ये तो जस्ट हमने पीसी और आरसी की वैल्यू निकाली है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे जो हम पीआर का वैल्यू जो हम निकाल रहे थे, तब से हमने कैसे निकालती, पीआर हमारा किससे बन रहा था, पीसी और आरसी से मिलके, है ना। तो हमारी पीसी की वैल्यू क्या आई थी, 3 cos 60, है ना। तो cos 60 की जस्ट वैल्यू डाल दो, तो 3 और cos 60 कितना होता है, 1/2, है ना। तो 3/2 हो गया, है ना। हमारा क्या आंसर आया, 3/2, है ना। ये हमारी पीसी की वैल्यू आएगी, और आरसी की वैल्यू आएगी 3 sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2, है ना। तो 3 और 3√3 और अपॉन में 2, है ना, यही आएगा। अब इसमें यहाँ पे लिख दूं मैं, इसको यहाँ पे OR लिखो आप, ठीक है। सबसे पहले तो अब PR जो है, PR आपका कैसे निकलेगा, ये जो आपका PR है वो कैसे निकलेगा आपका, PC, है ना। PC वेक्टर प्लस आपका RC वेक्टर, इन दोनों को मिलके ही बनेगा, है ना। तो आपका क्या होगा, PR वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ मैं, अब PC की वैल्यू हमने निकालती 3 cos 60, है ना। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, 3 और cos 60 1/2 होता, तो वो अपॉन में 2 आ गया, और साथ में आई कैप, क्योंकि मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो 3 आई कैप और 3/2 आई कैप, और साथ में आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3√3 अपॉन में 2, साथ में जे कैप, है ना, क्योंकि आरसी आपका sin 60, तो sin 60 √3/2 होता है, और साथ में 3 तो आ ही रहा है, तो इसलिए 3 लगाया। तो मेरी पीआर की ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे, है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, नहीं यहाँ पे अभी ओवर मत लिखो। तो हमने पीआर की वैल्यू निकाल दी, है ना। तो अब इस पीआर की वैल्यू और साथ में इस आई कैप को, इन दोनों को हम मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू, इन तीनों को ऐड करेंगे, और हमारा वो क्या बनेगा, OR वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। OR वेक्टर ही तो था इनिशियल से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट, है ना।
तो हमें वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब उसके आगे करते हैं जगह, इसी वाले को लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्या बनेगा आपका -4i, है ना। साथ में अब पी आर है, पी आर की वैल्यू ये है ये आपकी, तो ये वाली वैल्यू डालो, तो क्या है 3/2i और साथ में +3√3 अपॉन में 2j कैप, है ना। ये चीज़ है आपकी। अब इसको सॉल्व करो, ये किसके बराबर होगा, ये ओ आर के बराबर होगा, है ना, ओ आर वेक्टर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 12 हम लोग यहाँ पे आएगा -8i और इस साथ में आएगा आपका यहाँ पे 3i, है ना, ये आएगा। और साथ में इसको एज इट इज रखो यहाँ तक। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और इज इक्वल टू आपका ओ आर वेक्टर। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपका -5i कैप अपॉन में 2 और प्लस में 3√3 अपॉन में 2 जे कैप इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, है ना। तो बस हो गया, सॉल्व हो गया, यहीं तक छोड़ दो इसको, क्या दिक्कत है। तो आपकी ओ आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्लियर है गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी का मॉड, है ना। मतलब ए वेक्टर का मॉड और किसके बराबर है, बी प्लस सी वेक्टर के मॉड के। सबसे पहले देखो आप क्या करो, आप ना देखो इसमें बोला है कि बी वेक्टर का मॉड और प्लस सी वेक्टर का मॉड आपको ए वेक्टर के मॉड के बराबर हमें आपको कुछ दिखाना है करके, ठीक है। तो ये आपको जस्टिफाई करना है बेसिकली। आप क्या करो, यहाँ पे ए वेक्टर लो, बी वेक्टर लो और सी वेक्टर लो, ठीक है। अब बी प्लस सी आपको किसके बराबर दिखाना है, मतलब इन दोनों के एडिशन करके ए वेक्टर बनना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सी वेक्टर से। सी वेक्टर को सबसे छोटे सबसे लेते हैं। सबसे पहले लो आई कैप, जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। आपने सी वेक्टर को लिखा, है ना। अब सी वेक्टर में अब आप क्या लो, अब आप बी वेक्टर लो, है ना। अब बी वेक्टर कुछ लो, क्या लोगे, लेट सपोज लो यहाँ पे ले लो आई कैप, ठीक है। और ये ले लो यहाँ पे 2j और यहाँ पे ले लो 3k, ठीक है। ये ले लिया आपने। अब क्या करना है, बी प्लस सी किसके बराबर बनाना है, मतलब बी प्लस सी करना है, तभी वो ए के बराबर बनेगा। तो मतलब इन दोनों की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। इसकी एडिशन करोगे तो आई प्लस आई क्या बनेगा 2i, फिर यहाँ पे 2j प्लस जे बना 3j और प्लस में आपका 3k प्लस k बना 4k। ये क्लियर है यहाँ तक। तो आपका ये ए वेक्टर आ गया, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि देन इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर का मॉड इन दोनों के सम के मतलब मॉड के सम के बराबर है। ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो अब वही ट्राई करते हैं। हमने वेक्टर तो पहले ले लिए, है ना। अब हमने वेक्टर बनाया क्यों, हमने वेक्टर इसलिए बनाया क्योंकि हमें मॉड चाहिए ना। तो मॉड सी तो मतलब वेक्टर हमें मॉड कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास वेक्टर होगा तभी तो मॉड निकाल पाएंगे किसी भी वेक्टर का। तो पहले ए वेक्टर का मॉड निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर अंडर रूट करो। तो पहले तो स्क्वायर कर रही हूँ, प्लस भी कर रही हूँ, अंडर रूट भी कर रही हूँ मैं। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका, उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आपका आएगा 4, 9 और 16, है ना। दिस विल गिव यू अंडर रूट 29, ठीक है। क्या देगा आपको, अंडर रूट 29, जिसमें जो आपका अंडर रूट 29 है इसकी वैल्यू जो होगी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5.385, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब वैसे ही हम बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर लेते हैं, बी वेक्टर का मॉड निकालते हैं। मैंने बी वेक्टर क्या लिया था अपना, आई कैप प्लस 2j और 3k, है ना। तो वही अब इसका मॉड निकालेंगे। तो क्या बनेगा, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना। और साथ में 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1, 4 और 9। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू अंडर रूट 14, है ना। और अंडर रूट 14 को जब आप सॉल्व करोगे, ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसकी आएगी 3.741, ठीक है। वैसे ही अब आप क्या करो, वेक्टर सी का मॉड निकालो। तो वैसे ही इसको करो 1 का स्क्वायर 1, या भी 1 का स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया है। तो 1 + 1 + 1 तो अंडर रूट 3 आया आपका। अंडर रूट 3 को जब सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू 1.732, ठीक है। अब देखो क्या बी प्लस सी, यही जस्टिफाई करना है आपको, क्या बी प्लस सी आपका ए के बराबर है ना। तो अब आपको ये देखना है, बी वेक्टर का मॉड प्लस सी वेक्टर के मॉड क्या ए वेक्टर के मॉड के बराबर है। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मॉड आपका क्या आया था 5.385, है ना। तो ये तो सारा इसके साथ है ना। बी का ये वाला है, ठीक है, और सी का ये वाला है ना। तो अब देखते हैं इसमें, ठीक है। तो बी वेक्टर का मॉड प्लस सी वेक्टर का मॉड, ठीक है, क्या ए वेक्टर के मॉड के बराबर है। तो बी वेक्टर का देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो बी वेक्टर का मॉड आपका क्या आया था, बी वेक्टर का मॉड आपका ये 3.741 और सी वेक्टर का मॉड आपका क्या है 1.732,
ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, आपका आंसर आएगा 5.473, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका ए वेक्टर का जो मॉड है वो आपका क्या आया था, आपका ए वेक्टर का मॉड तो ये है 5.385, है ना, तो विच इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, है ना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो मीन्स बी वेक्टर का मॉड प्लस सी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर के मॉड के बराबर नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने इसको पूरा कैलकुलेटेड वे में दिखाया है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। मैं आपसे बोल रही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या मानो, इसको मानो लेट ए मानो, इस पूरे को ए मानो, लेट ए वेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो जो भी है, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है, इसको ए माना आपने, ठीक है, ए वेक्टर माना आपने इसको। अब क्या करो, इसको थोड़ा करो मल्टीप्लिकेशन करो उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स आई, ठीक है, एक्स जे और एक्स के, है ना, यही बनेगा, यहाँ तक क्लियर है ये। तो ये आपका ए वेक्टर है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और फॉर विच ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ये आपका जो ए वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है ना। तो मीन्स सिंस, इसमें मैं लिख दूँ यहाँ पे, सिंस ए इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मॉड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, जो उसकी वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी, यही मतलब होता है इसका। तो इसका मॉड निकालना पड़ेगा, इस वेक्टर का मैं क्या निकालूंगी, मॉड, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब मॉड कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो और अंडर रूट करो, है ना, प्लस करके अंडर रूट करो। तो यहाँ पे एक्स का, इसका आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर किया, वैसे वाई का एक्स है तो फिर से एक्स का स्क्वायर, ऐसे ये का एक्स है तो एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये देर का क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका बना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो 3x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या बना, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3, है ना, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1 में √3, है ना, जिसमें आपका 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन √3 रह जाएगा, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू निकल गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो सबसे पहली चीज आपको उसमें पैरेलल दे रखा है ना। अब देखो आपको याद होगा, जैसे अगर कोई ए वेक्टर, लेट सपोज मानो अगर आपका इफ ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है अगर बी वेक्टर के, ठीक है, अगर ऐसा केस है ना, तो क्या हम क्या करते थे, वेक्टर के फॉर्म में हम एक कंडीशन ऑफ कोलिनैरिटी भी हम लगाते थे। क्या बोलती है वो, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, मतलब कोई भी वेक्टर किसी के भी पैरेलल हो लेट सपोज, तो क्या होगा वो, जैसे अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ए वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा बी से, है ना, ये हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है आपने ये। तो ए वेक्टर इसके अगर पैरेलल है तो उसका ये केस बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के, ये दोनों के पैरेलल है, तो मतलब कि ये इन दोनों के पैरेलल है इस बार। तो अब सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिखो। सबसे पहले आपको ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, तो लेट सपोज उस वेक्टर को नाम दो आप सी वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में सी वेक्टर है, आपने फाइंड द वेक्टर, आपने इस वेक्टर को क्या माना, सी वेक्टर माना, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट किया। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो मीन सी वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, 5 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। तो जो सी वेक्टर का, अब ये जो सी वेक्टर जो है आपका वो किसके पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के, सम मीन्स रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों के पैरेलल है। तो क्या करोगे, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो आपका सी वेक्टर है, ठीक है, वो किसके पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के पैरेलल है। तो इसकी केस क्या बनेगी, जैसे इसकी बनाई थी वैसे इसकी भी बनाओ। तो क्या बनेगा, सी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स किसके ज्यादा होगा, लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक भी क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो मैंने ये चीज लिखी है इसकी बात। अब क्या लिखूंगी मैं, सी वेक्टर है ना आपका, इसको क्या करो, लैम्डा को तो लैम्डा लिखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम कर दो, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम कर दो। कैसे करोगे, 2i प्लस आई 3i बना, ठीक है। वैसे ही अब 3j माइनस 2j तो बन गया आपका प्लस का j, है ना, और यहाँ पे k और k तो 0 बन गया, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका इतना आया। अब इसके बाद देखो सी वेक्टर का मॉड की वैल्यू तो आपको दे रखी है, दैट इज योर 5, है ना, आपको 5 दे रखी है क्वेश्चन में।
तो आपने 5 लिख दिया यहाँ पे। और लैम्डा, इसमें क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो लैम्डा को, तो क्या बना लैम्डा 3i, और यहाँ पे क्या बना लैम्डा j, यही बना आपका। क्लियर है? आप क्या करो 5, है ना, क्या करोगे 5, ये क्या होगा। अब यहाँ पे आपने सी वेक्टर का मॉड लिया तो यहाँ भी मॉड ही लेना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करो, इसमें भी आई और जे का मतलब यहाँ पे मॉड लो इसका, ठीक है। तो कैसे लोगे, 3 लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा लैम्डा का स्क्वायर, है ना। ये क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 9 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें आपका लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √10 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बनेगी 5 में अपॉन में √10, ठीक है। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आई, ठीक है। इस लैम्डा की वैल्यू को क्या करो, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें डालो, इस वाली चीज में, ठीक है। तो डालते हैं इसमें, तो क्या आएगा आंसर आपका आएगा जो सी वेक्टर है वो क्या आएगा आपका, लैम्डा अभी निकाला जस्ट, आपका आएगा 5/√10, ठीक है, और साथ में 3i और j कैप, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, क्या बन जाएगा 15i अपॉन में √10, है ना। फर्दर इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो क्या बनेगा 15 अपॉन में √ और i कैप, और साथ में 5j अपॉन में √10, ठीक है। तो ये आपका सी वेक्टर आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 7th में आपको क्या बोल रहे हैं कि इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों आपको गिवन है, तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम केस, अगर पैरेलल है ना, पैरेलल के केस में क्या होता है, वही कंडीशन ऑफ कोलिनिटी लगाओ, वो लैम्डा टाइम्स किसी के ज्यादा हुआ, है ना, ये सब करते हैं। तो हम भी सेम वही करेंगे। तो सबसे पहले क्या मानो कि आपको देखो यूनिट वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर बोला गया है ना। तो सबसे पहले आप लिखो लेट, ठीक है, लेट यू, है ना, यू ले लो, लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर, let u be a unit vector which is parallel to, okay, which is parallel to the vector to the vector ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही आपको ऐसा गिवन है, आपने बस इस यूनिट वेक्टर को यू वेक्टर से डिनोट किया है। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये जो यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या बोलती है कि जो यू वेक्टर होगा आपका, है ना, वो लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा इस वेक्टर से। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 2a वेक्टर, और यहाँ पे ऐसे, है ना। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जो आपका u वेक्टर है ना, जो कि यूनिट वेक्टर है आपका, वो लैम्डा टाइम्स इससे ज्यादा है। अब a b और c की वैल्यूज तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में। देखो a की भी वैल्यू दी है, b की भी, और c वेक्टर, तीनों वेक्टर्स की आपको वैल्यू दे रखी है। तो वो वैल्यू बस इसमें डालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये है ना। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो 2, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख लेती हूँ, ठीक है, इससे लिखती हूँ। अब देखो a क्या है आपका i कैप प्लस 2j और k कैप, है ना, इसको बंद किया यहाँ पे ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस, है ना, b, है ना। तो b आपका क्या है -2i j कैप और प्लस 3k, है ना। फिर साथ में आपका क्या है 3 और c वेक्टर आपका क्या है, ये वाला क्या है, ये वैल्यू i कैप -2j और k कैप, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो रहा है। ये यहाँ तक क्लियर है गाइस? अब आगे बढ़े। तो ये जो आपका u वेक्टर है, जैसे यूनिट वेक्टर, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास, यू विल गेट 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। फिर यहाँ पे -2i और प्लस j और -3k, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 3i -6 और -6 और प्लस 3k, ये बनेगा। ये भी क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो 2i से 2i कट गया आपका, है ना, कट गया यहाँ पे 2i से 2i। तो क्या बचा आपके पास, एक कोई i कैप है इसमें, i कैप है कोई यहाँ पे, हाँ ये वाला है 3i यहाँ पे, ठीक है। तो 3i और 2j और j, है ना, तो 2j बन गई, 2j प्लस j 3j। तो क्या बना नहीं रुको एक मिनट, हाँ देखो 2j और ये 2j और यहाँ पे j है, 3j बना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर साथ में एक और j है, तो 6j। लेकिन ये तो यहाँ पे माइनस का 6j है ना, तो फिर ये ओवरऑल सॉल्व करके आपको क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 3j और क्या बचेगा फिर 2k, है ना। देखो यहाँ पे 3k और ये 3k, ये भी कट गया आपका, यहाँ पे देखा नहीं था तब मैंने, ठीक है। और तो बचा क्या आपके पास प्लस का 2k, है ना। तो ये हो गया आपका, है ना।
अब ये क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो क्वेश्चन में ये जो यू है आपका यू वेक्टर, तो आपको यूनिट वेक्टर है ना, ये तो क्लियर है। तो मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 1 है ना, यूनिट वेक्टर है क्योंकि। तो मेरे को इट मीन्स कि जो ये है आपका जो यू वेक्टर आया आपको, इसका मॉड की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर। तो मैं इसका मॉड निकालूंगी। मॉड कैसे निकालते हैं यार, 1000 बार बता दिया तब से तो मैंने। अब मॉड कैसे निकालते हैं, वही आई जे के कोफिशिएंट्स। तो इसको क्या करो, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करो उसको, एक स्टेप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो इसको सॉल्व करो गाइस आप, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका 3 लैम्डा आई, ठीक है, फिर माइनस 3 लैम्डा जे और प्लस 2 लैम्डा के कैप। ये क्लियर है यहाँ तक। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिखो। अब आई जी के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस और अंडर रूट है ना, तो क्या बना 3 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में प्लस माइनस 3 लैम्डा का स्क्वायर और फिर से प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर। किसके बराबर होगा 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 9 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे भी बनेगा फिर से 9 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे बना 4 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर गाइस। अब आगे क्या बनेगा, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22 लैम्डा स्क्वायर और ये है ना, लैम्डा का स्क्वायर तो इससे लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 22 बेचारा अंडर रूट में ही रह जाएगा है ना, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो जो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1 बाय अंडर रूट 22। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू है। लेकिन हमें लैम्डा थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमें तो क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या था आपका, यूनिट वेक्टर आपका ये वाला था है ना, ये वाला था आपका। तो यहाँ पे क्या करो आप, इसमें लैम्डा की वैल्यू डालो जो कि क्या आई थी आपकी आई 1 बाय अंडर रूट 22 है ना। तो जो आपका यू वेक्टर है दैट इज योर यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो क्या आया आपका, इस वाले को देखो यहाँ पे, इसके लैम्डा के बदले मैंने क्या लिखा 1 बाय रूट 22 है ना। और इन सबको सॉल्व करके भी हमारा एक आंसर आया था। क्या आया था वो आंसर हमारा ये वाला आया था, कहाँ गया ये वाला है ना, 3i माइनस 3j है ना और प्लस 2k, यही वाला आया था। तो बस ये वाला लिखो यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को लिखो यहाँ पे 3i माइनस 3j, और क्योंकि ये इन सबको सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर ये बना था है ना, तभी तो हमने इसका मॉड लिया था। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में तो हमारा यू वेक्टर हमारा कैलकुलेट हो गया। गाइस क्लियर है, यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना था, तो वी हैव हमने फाइंड कर लिया इसको, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ, ठीक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन फिगर है ए बी और सी, ठीक है। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, ए पॉइंट के क्या है आपके माइनस ये, और इसमें है आपके 5 0 -2, और सी का क्या है 11 3 और 7। ये यहाँ तक सही है। अब उसके बाद क्या कोलिनियर आपको कह रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर शो करना है आपको, कोलिनियर पॉइंट शो करना है। ये तो 10th में भी था और हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर रखा है कोलिनियर वाला है ना। ये वो वाला कोलिनियर नहीं है, पैरेलल ऑफ कंडीशन, मतलब पैरेलल वेक्टर्स वाला नहीं है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, दूसरा वाला पॉइंट्स का ये, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो आपका ए बी वेक्टर होगा है ना, तो कैसे किसी चीज़ को हम कोलिनियर शो करते हैं, हम ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर शो करते हैं, ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड किसके बराबर होना चाहिए, ए सी वेक्टर के मॉड के बराबर। तो वही मैं भी करूँगी, ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए सी वेक्टर के मॉड के बराबर आना चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक। तो वही चीज़ हम भी यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहले ए बी वेक्टर का मॉड तो हम तब निकालेंगे ना जब हम इन पॉइंट से हम एक वेक्टर बनाएंगे, तभी तो उसका मॉड निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, ए बी वेक्टर बनाते हैं। तो वही अब बनाओ, पॉइंट से वेक्टर बनाओ, x2 माइनस x1 i कैप, वही फिर से, ठीक है, y2 माइनस y1 j कैप है ना। तो वही वाला करेंगे हम। फिर से लिख देती हूँ एक बार फॉर्मूला आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, i कैप और y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर लो आप। क्या बनेगा आपका आंसर, यू विल गेट x2 माइनस x1, ये इसको मानो x2 y2 z2, इसको मानो x1 y1 z1, तो x2 माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1 करोगे आप, ठीक है। तो क्या बनेगा, मीन्स 5 माइनस 1, तो क्या आएगा 4 है ना। क्या बन गया, 4i आएगा यहाँ पे। फिर वैसे ही y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस और इसका भी माइनस, तो प्लस का 2 बन गया है, तो ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 2j, और फिर ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्लस का 6k, ठीक है। ये तो आपका ए बी वेक्टर आया। अब इस ए बी वेक्टर का क्या करो, मॉड निकालो, ठीक है, ए बी वेक्टर का मॉड।
तो क्या बनेगा, इसको करोगे 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16, 2 का स्क्वायर करोगे, लिख ही देती हूँ, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ओके, इस सबको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 प्लस 36। ओके, वट यू विल गेट, इसको सॉल्व करके अंडर रूट 56, ठीक है, 56 को क्या लिख सकते हो आप, 14 इंटू 4 है ना, 14 इंटू 4 लिख सकते हो, 4 बाहर, 4 का 2 बाहर आ गया और 2 रूट 14 है आपका आंसर, ठीक है। ए बी वेक्टर का आपने मॉड निकाल दिया। अब वैसे क्या करो, अब वैसे ए बी का मॉड निकाल दिया आपने, अब वैसे क्या करो, बी सी वेक्टर का भी मॉड निकालो, ठीक है। तो बी सी वेक्टर का मॉड तभी निकालोगे जब बी सी वेक्टर बनाओगे, तो सेम जल्दी जल्दी बनाती हूँ मैं अभी इसमें बी सी वेक्टर, है ना। बी सी वेक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, वही x2 माइनस x1, इसको x2 y2 z2 मानो, उसको x1 y1 z1 मानो। अब करो सॉल्व, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे फिर से वही लगाओ, तो आपका बन जाएगा 6i प्लस 3j और 9k, है ना। तो बी सी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो हमारा आंसर आया 36, 9 और 81। ओके, दिस विल गिव यू अंडर रूट 126, जो कि है, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 14। ओके, तो क्या बना आपका 3 रूट 14, है ना। क्या वैल्यू आई इसकी, 3 रूट 14। यहाँ तक क्लियर है। बी सी वेक्टर का भी मॉड आ गया। अब क्या करो, अब वैसे ही ए सी वेक्टर निकालो, है ना। अब ए सी वेक्टर क्या है आपका इस बार, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, ए सी वेक्टर। तो वही इसको x2 x1, इसको x2 y2 z2 मानो, उसको x1 y1 z1 मानो, है ना। तो वही सॉल्व करो उसको, तो क्या बनेगा ये देखो, 11 माइनस 1 तो 10 आ गया, है ना। तो 10 आई, फिर करोगे 3 माइनस और एक और माइनस, तो प्लस का बन गया, तो प्लस 5j, ठीक है, यहाँ पे प्लस 5j, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, प्लस 15k। यहाँ तक क्लियर है। तो ए सी वेक्टर का मॉड, ए सी वेक्टर का मॉड क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 15 का स्क्वायर, है ना। ये क्लियर है। 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 125 और यहाँ पे आया 225, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 350, ठीक है। 350 को आप क्या लिख सकते हो, 350 को आप लिख सकते हो 25, ठीक है, 25 इंटू 14, ठीक है। इसमें आपका 25 से 5 बाहर आ गया, तो बना 5 रूट 14, ये आपकी वैल्यूज आई। तो आपकी देखो ए बी वेक्टर का भी मॉड आ गया, बी सी वेक्टर का भी मॉड आ गया और ए सी वेक्टर का भी मॉड आ गया। तो आप इसको फाइनली क्या समराइज करके लिख सकते हो कि अब देखो आप ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या ए सी वेक्टर के मॉड के बराबर है, ठीक है। मीन्स ऐसे यहाँ पे देखो, ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड क्या आपका ए सी वेक्टर के मॉड के बराबर आया। तो देखो ए बी वेक्टर का मॉड हमने कैलकुलेट किया है, क्या आया था हमारा ए बी वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करते समय, ये वैल्यू आई थी 2 रूट 14। तो मैंने क्या लिखी यहाँ पे 2 रूट 14 लिख दूंगी यहाँ पे मैं। वैसे ही बी सी वेक्टर का मॉड क्या आया आपका 3 रूट 14, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी प्लस में 3 रूट 14। और ए सी वेक्टर का मॉड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्या आया 5 रूट 14। तो हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 14 14, तो रूट 14 तो सेम ही रहेगा, और 3 प्लस 2 आगे वाले ऐड हो जाते हैं, तो 3 प्लस 2 5, है ना, या 2 प्लस 3 कुछ भी बोल दो, 2 प्लस 3 5 और 5 रूट 14। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 5 रूट 14 आया और इज इक्वल टू 5 रूट 14। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, है ना। तो आपने शो कर दिया कि ये आपके पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, ठीक है। आगे के स्टेप्स लिख दोगे, मेरा पेज खत्म हो गया एक्चुअली। तो क्या लिखना है क्या आपको कि हेंस ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए सी वेक्टर के मॉड के बराबर हम आपने शो कर दिया इस चीज को, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। में आगे भी पूछा गया है कि फाइंड कोलिनियर तो हमने शो कर दिया है ना, ए बी वेक्टर ये तो हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट बोला है कि एंड फाइंड द रेशियो इन विच जो बी है वो डिवाइड कर रहा है इस ए सी को, मतलब जो ये बी पॉइंट है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें अब वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करो, यहाँ पे देखो इसको मानो, सबसे पहले तो देखो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला में भी पढ़ रखा कि इसको क्या मानते हैं एम रेशियो एन, है ना। तो अभी आपको रेशियो ही नहीं पता है ना, वो रेशियो क्या है ना। तो आप क्या करो, आप लिखो लेट द रेशियो बी, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन हमने 10th में भी कर रखे होंगे, कर रखे हैं, मतलब लेट द रेशियो बी के और 1, के रेशियो 1 हमने ये लिया, ठीक है। तो इन विच, ठीक है, इन विच आपका जो बी है, इन विच बी डिवाइड्स ए सी, है ना। जो बी है वो आपको, जो बी है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे लिखना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला,
ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या बनेगा यहाँ पे x, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ तो आपका बनेगा n। देखो अब यहाँ पे m है, ठीक है, अभी पहले स्टेप में हम mn लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम k रेशियो में 1 में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब m और यहाँ पे x2 यहाँ पे क्या है आपका 11 है ना, तो यहाँ पे अभी पहले ऐसे लिखो x2 और फॉर्मूला लिख लियो अभी तो फिलहाल, और अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब आपने क्या किया, ठीक है, इतना लिखा। अब n जो है, m और n को आपने रेशियो को क्या माना है, k रेशियो 1, तो m के बदले आपने लिखा k और n के बदले लिखोगे 1, है ना। आपने इसको क्या माना है, k रेशियो 1 माना है आपने इस चीज़ को, ठीक है। तो k और अब x2 क्या है आपका, यहाँ पे x2 आपका 11 है ना, तो यहाँ आपने क्या लिखा है यहाँ पे 11। वैसे ही n क्या है आपका, n आपका 1 है, तो और x1 क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तो आपने लिखा यहाँ पे 1। यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका आएगा m प्लस n क्या आपका k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें, अब आप देखो इसमें एक चीज़ आपको क्या दे क्या रखी है, तो बी पॉइंट है वो AC को डिवाइड कर रहा है ना, बी पॉइंट जो है वो AC को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें जो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, ये x है, y है, ये z है। तो x की वैल्यू क्या है 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, x के बदले यहाँ पे लिखूंगी 5, ठीक है। क्योंकि b डिवाइड कर रहा है ना AC को, तो मैं b का x लूंगी, है ना कि मैं इनका लूंगी, a या c का नहीं लूंगी, मैं किसका लूंगी, b का। क्यों, क्योंकि b डिवाइड कर रहा है AC को। तो b का x पॉइंट, x का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 5 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, x की वैल्यू 5। यहाँ पे क्या बनेगा 11k और प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई आपकी 5k प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गया है, तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 5 माइनस 1 और यहाँ पे 11k माइनस 5k, है ना, यही बनेगा आपके पास। इसको सॉल्व करो, आगे क्या बना 4 बना, यहाँ पे 11k माइनस 5k क्या आएगा आपका 6k, है ना। तो आपका आया अपॉन में 4/6, है ना। इसको काटोगे तो आपका बना 2/3, मीन्स आपका k क्या आया आपका, k आया आपके पास 2/3, लेकिन रेशियो क्या है, k रेशियो 1, है ना। रेशियो क्या आपका k रेशियो 1। तो इस k रेशियो 1 में देखो, k रेशियो 1 मतलब क्या होता है, k/1, यही मतलब है। k रेशियो 1 मतलब क्या है, k/1, यही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, k आपकी वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई आपके पास आई 2/3 अपॉन में 1, है ना। इसको सॉल्व करो तो क्या बना 2/3, 1 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर 2/3 ही आएगा। तो मतलब रेशियो आपका क्या है, बेसिकली रेशियो आपका 2/3 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि आपको पोजीशन वेक्टर किसका फाइंड करना है, पॉइंट R का, ठीक है। वो जो पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है, मतलब पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है किसको, 2 पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो मैंने यहाँ पे एक P पॉइंट बनाया और Q पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें बोल रखी है P और Q पॉइंट की आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। मींस पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और टर्मिनेटिंग पॉइंट हो जिनका, वही होते हैं, है ना, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो 0 0 0 ओरिजिन, है ना, और टर्मिनेटिंग पॉइंट XYZ वही होते हैं। तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, है ना, यहाँ पे मानो O पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसे क्या बोलूंगी, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा OP, है ना। क्योंकि मानो यहाँ पे ये O पॉइंट जो है वो एक ओरिजिन है, मानो यहाँ पे लेट सपोज 0 0 0 ओरिजिन है ये, ठीक है। तो ओरिजिन स्टार्ट हो और टर्मिनेट एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है इसके, ठीक है, XYZ की फॉर्म में, ठीक है। तो मेरा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बना OP, है ना। अब इस OP की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है, P और Q के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है 2a प्लस बी, है ना। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट का होता है गाइस, ठीक है। तो मीन्स P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है 2a प्लस बी, क्या है मेरा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2a प्लस बी, ठीक है। वैसे ही आपका Q पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको क्या दिया है, ये पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। और क्या गिवन है वो आपको a माइनस 3b, यही आपको दे रखा है, ठीक है, a माइनस 3b। अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, आप R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। लेकिन ये जो R पॉइंट है गाइस, वो क्या कर रहा है, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नली डिवाइड तो कर ही रहा है, और वो भी किस रेशियो में, आपका रेशियो है ये सॉरी यहाँ पे 2:1 नहीं, यहाँ पे 1:2 है, ठीक है, 1:2 है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब मानो यहाँ पे लेट सपोज आपका एक पॉइंट है R पॉइंट, ठीक है, क्या है आपका ये R पॉइंट। ये R पॉइंट क्या कर रहा है, इसको PQ को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 में। तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है 1, ठीक है, और ये पूरा क्या है 2, यही मतलब हुआ इस चीज का, है ना। और अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस R पॉइंट जो है ना, उसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। देखा, यही तो बोला है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। इस R पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो मीन्स हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, ऐसे इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, ओ आर, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओ आर। तो क्या करो, एक्सटर्नल फॉर्मूला लगाओ, एक्सटर्नल डिवीजन का केस लगेगा इसमें, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एम बी वेक्टर, एम क्या होता है, एम एन क्या होते हैं, आपके रेशियो होते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:2, है ना, आपका ये रेशियो है इसमें, ठीक है। तो एम और एम को मल्टीप्लाई करोगे बी वेक्टर से, इस पूरे को मानो ए वेक्टर और इस पूरे को मानो बी वेक्टर, ठीक है। तो एम को करोगे, एम यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को करोगे इस वाले बी वेक्टर से, और आपका एन क्या है 2 को करोगे ए वेक्टर से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है। तो एम को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर से, और इसलिए ये एक्सटर्नल केस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, और फिर एन को करोगे ए वेक्टर से, इस एन क्या है आपका 2 है, ठीक है, 2 को करोगे इस वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। और अपॉन में एक्सटर्नल केस है, तो अपॉन में भी एम माइनस एन लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, अब वैल्यू निकालो, सिंपल, ठीक है। ओ आर वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एम क्या है आपका, एम आपका 1 है, ठीक है, 1 है। बी वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर आपका ये है, क्या है वो, a माइनस 3b। वैसे ही एन आपका क्या है 2, और ए वेक्टर क्या है आपका 2a प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और m माइनस एन आपका क्या है 1 माइनस 2, ठीक है, क्या है आपका 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करो गाइस, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, a माइनस 3b, और यहाँ पे बनेगा 4a और माइनस 2b, यही बनेगा, ठीक है। अपॉन में -1, यहाँ पे वेक्टर लगा देना, साथ साथ वेक्टर लगाते रहना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा -3a, है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा -5b अपॉन में -1। यहाँ पे माइनस, ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या करो, ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -3, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अब अंदर क्या लग जाएगा, प्लस का 5, है ना। क्यों माइनस कॉमन लिया, ताकि मैं इस वाले ऊपर वाले माइनस को मैं इस -1 से काट सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख दो अपॉन में -1, तो इस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट इज, आपके पास क्या आया 3a प्लस 5b, है ना। तो ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। पोजीशन वेक्टर ही तो फाइंड करना था ना आपको आर पॉइंट का, तो मीन्स ओ आर की वैल्यू आपको मिल गई। ओ आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर है, आर पॉइंट का, मीन्स आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। ये जो वैल्यू है ये कितनी आई आपकी 3a प्लस 5b। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब फर्स्ट ये यहाँ पे 1:2 है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑल्सो शो दैट द p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। कह रहा है कि ये शो करो कि जो आपका p है, देखो यहाँ पे देखो p, ये जो p है ये मिड पॉइंट है किसका, इस आर क्यू का p मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट शो करने के लिए क्या करोगे, इसको आर का जो पोजीशन वेक्टर है और q का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। अगर वो p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बराबर आएगा, मीन्स हाँ वो मतलब वो मिड पॉइंट है ना, मतलब आएगा ही, क्योंकि शो करना है तो ऑब्वियसली आंसर आएगा ही आपका, ठीक है। तो अब वही करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी फिगर को बना रही हूँ यहाँ पे जस्ट ऐसे सेगमेंट के फॉर्म में, आर पी और क्यू, ठीक है। तो आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आया था, आपके पास हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वी गॉट 3a प्लस 5b, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 3a प्लस 5b। वैसे पी पॉइंट का तो हमें, पी तो मिड पॉइंट है, हमें बताना ही है, इसका शो करना है कि आर इन दोनों का, ठीक है। तो लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे पी पॉइंट का क्या आपका पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस b, है ना, 2a प्लस b। वैसे ही आपका क्यू पॉइंट का क्या है a माइनस 3b। अब क्या करेंगे हम, पी आर और क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर वो इस बीच वाले के बराबर आएगा कि पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बराबर आएगा तो मीन्स सही है, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, बेसिकली मिड पॉइंट की फाइंड करूंगी a प्लस b डिवाइड बाय 2 करके। अब देखते हैं, करते हैं क्या आता है आंसर, व्हाट वी विल गेट, ठीक है। तो इनको प्लस करो, आपका है ये 3a प्लस 5b, और यहाँ पे इसको प्लस करोगे ये वाला b वेक्टर, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 4a, और इसको करोगे तो आपके पास आएगा प्लस का 2b, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब ऊपर क्या करो, ऊपर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2a बचा और यहाँ पे प्लस का b बचा, तो 2 से 2 कट गया, वी गॉट 2a प्लस b। तो आ गया ना बीच वाले के बराबर, है ना। इन दोनों का सम करके इसका आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को सम करके डिवाइड बाय 2 किया, तो मेरे बीच वाले के मतलब पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बराबर आ गया। तो मीन्स हमने शो कर दिया चीज, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। दिस इज योर पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें आपको उसकी नेमिंग कर दो, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये नेमिंग कर दी यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि आपको ये जो पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मानो इस साइड को, उसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 2a 2i माने सी वाली लिख रही हूँ, ठीक है, 4j प्लस 5k, ठीक है। एक आपकी एडजेसेंट साइड ये दे रखी है और दूसरी आपकी क्या दे रखी है, एडजेसेंट मतलब क्या होती है, एकदम साथ साथ वाली, ठीक है। तो और दूसरी क्या है आपकी आई कैप माइनस 2j और ये 3k, ठीक है। ये आपकी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, जो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो, ठीक है। ये भी इसी पॉइंट से ऑरिजिनेट, ये वाली साइड भी इसी पॉइंट से ऑरिजिनेट हुई है और ये वाली साइड भी इसी पॉइंट से ऑरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो ये आपने दो एडजेसेंट साइड्स की फिगर में ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये बोल रहे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। समझ आया, मतलब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो कि इसके डायगोनल के पैरेलल हो। सबसे पहली चीज, आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, क्या होता है? अगर नहीं पढ़ा है तो एक छोटा सा रिकैप। क्या होता है कि कोई भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स है किसकी, पैरेललोग्राम की, अगर वो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो, सेम पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ए पॉइंट, सेम पॉइंट से मतलब इस ए पॉइंट से भी ये वाली साइड ऑरिजिनेट हो रही है और ये वाली साइड भी इस ए पॉइंट से, मतलब दोनों सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रही है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डायगोनल रिप्रेजेंट होगा। द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल। तो डायगोनल ये होता है पैरेललोग्राम का, तो वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा क्या चीज, इसका डायगोनल। और क्या होगी उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी a प्लस बी, है ना। ए साइड, ठीक है, ए वेक्टर, और इसको इस पूरे को मानो ए वेक्टर और इस पूरे को मानो बी वेक्टर, है ना। तो इन दोनों को सम करोगे तो वो आपका रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मानो आप, सबसे पहले मानो यहाँ पे लिखती हूँ लेट, ठीक है, लेट यू बी, ठीक है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसको लिखो लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू डायगोनल, ठीक है, एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। डायगोनल क्या है, a प्लस बी, है ना। बता दिए क्यों a प्लस बी बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये ठीक है यहाँ तक। और जो, हाँ ठीक है। अब क्या, अब देखो इसमें बोले कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो अगेन फिर से यहाँ पे क्या लगेगी, अब कंडीशन ऑफ कॉलिनैरिटी। क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स की बात की गई है। जब भी पैरेलल वेक्टर्स की बात करी जाए, ठीक है, तो उसमें हमेशा कंडीशन ऑफ कॉलिनैरिटी लगाया करो, ठीक है। तो अब क्या होती है कंडीशन ऑफ कॉलिनैरिटी, क्या बनेगी इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो देखो, सिंस यूनिट वेक्टर जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल है ना। तो कंडीशन ऑफ कॉलिनैरिटी क्या बोलेगी कि जो यूनिट वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा किसके, डायगोनल के, है ना। वो लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा किसके, डायगोनल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है वो पैरेलल है डायगोनल के, जो कि क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या लिखो, अब क्या करोगे आप, इसको लिखो u, है ना, जो कि आपका यूनिट वेक्टर है, और लैम्डा को लैम्डा रखो, और a प्लस बी का सम करो। ए वेक्टर क्या है आपका, ये वाला, है ना। दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, है ना। तो इसका सम करो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 4j और प्लस 5k, और बी वेक्टर आपका क्या है, i कैप माइनस 2j और ये 3k। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, तो सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास आंसर में, ठीक है। देखो 2i प्लस आई तो बना 3i, ठीक है। फिर ऐसी है माइनस 4j और माइनस 2j तो बना माइनस 6j, और 5k और माइनस 3k तो बनेगा प्लस का 2k, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंस लिखो यहाँ पे, सिंस इट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है ना। तो क्या होगा, इसका जो मॉड है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। इसका मॉड जो है वो 1 के बराबर होगा। तो इसका मॉड कैसे निकालोगे, u आपका क्या है, u आपका ये है, तो इसका मॉड कैसे निकलेगा, i j k के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करो, सम करो, फिर अंडर रूट करो, है ना, वही करेंगे। तो इसमें यहाँ पे पहले इसमें एक और स्टेप लिख दो छोटा सा, क्या बन जाएगा ये, 3 लैम्डा आई, इसको मल्टीप्लाई करो लैम्डा को तीनों से, माइनस 6 लैम्डा j और प्लस 2 लैम्डा k, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक।
अब क्या करो, इस यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में देखा है एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है तो मीन्स इसका अगर कोई चीज़ यूनिट वेक्टर होती है तो उसका मॉड 1 के बराबर होता है, ये चीज़ भी क्लियर है। तो अब मॉड 1 के बराबर है ना, तो यूनिट वेक्टर आपका ये आया है ना, तो इसका मॉड 1 के बराबर है। तो इसका मॉड कैसे निकालूंगी मैं, इसका मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे निकालेंगे, 3 लैम्डा का स्क्वायर करो, फिर प्लस में, फिर -6 लैम्डा का स्क्वायर करो, फिर प्लस में 2 लैम्डा का स्क्वायर करो। ओके, दिस विल गिव यू 1। ओके, मतलब इसका जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा सॉल्व करके, देखो 9 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 36 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इस पूरे को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, √49 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 49 का 7 बाहर आ गया और लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा आ गया बाहर, तो 7 लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की वैल्यू आई 1/7। ये क्लियर है, लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1/7। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, इसको इस लैम्डा की वैल्यू जो है उसको इसमें डालो, किस में डालो, इस वाले में, इस वाली वैल्यू में। ठीक है, तो इस वाले में वैल्यू में डालोगे तो इसको यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, आपका आंसर आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू 1/7 थी, यहाँ पे ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो 1/7 और साथ में 3i, इसी वाले को लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 3i - 6j और प्लस 2k, इसी वाले को लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला कर लिया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है कवर। ठीक है, अभी तो फर्स्ट पार्ट ही किया, आगे के पार्ट में बोल रहे कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, है ना, क्या करो, इसका एरिया भी फाइंड करो। किसका एरिया फाइंड करना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जब भी एरिया फाइंड करना होता है किसी भी चीज का, है ना, हमेशा क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है ना, A क्रॉस B। यहाँ पे क्या लगेगा, A क्रॉस B। ए वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है, बी वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, है ना, तो वही करूंगी, करूँ स्टार्ट। तो मेरा यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले, ए वेक्टर मेरा क्या है, 2i - 4j और आपका है +5k। ठीक है, और वैसे मेरा बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है मेरा i कैप -2j और है -3k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है आपको, क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकलेगा, A क्रॉस B, है ना, A क्रॉस B और इसका मॉड, क्योंकि एरिया तो किसी नंबर में ही आएगा, कोई नंबर ही होगा एरिया तो, है ना, इसलिए मॉड तो उसका करना जरूरी है। ठीक है, अब A क्रॉस B करो, कैसे करते हैं, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, A क्रॉस B, क्या करो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है, क्या बनाया मैंने, डिटर्मिनेंट, क्लियर है, बनाया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखो, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, i j k के ए वेक्टर में i j k के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 2 -4 और 5। वैसे ही बी वेक्टर के क्या कोफिशिएंट्स हैं, 1 -2 और -3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब i की वैल्यू निकालोगे तो i पे फिंगर रखोगे ऐसे, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करो ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो क्या बना, -4 इंटू -4 क्या बनेगा आपका, प्लस का 12। ठीक है, फिर माइनस, एक तो माइनस लगेगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, और इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 5 10, तो प्लस का 10। ठीक है, वैसे ही -j क्या बन जाएगा यहाँ पे, -5। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का k कैप और -4 + 4। ठीक है, ये समझ रहे हैं माइनस क्यों लगा, क्योंकि j के साथ हमेशा माइनस होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो वो ये भी सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, 22, और यहाँ पे आया आपके पास प्लस का 11j। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस का 10k, सॉरी यहाँ पे 0k बनेगा। ठीक है, +4 और -4 0 बन जाएगा। ठीक है, 0k। ठीक है, तो अब क्या करो, अब इसका मॉड निकालो, है ना, क्योंकि A क्रॉस B तो आपने कर लिया, अब क्या करना है आपको, उसका मॉड निकालना है ना। मॉड कैसे निकलेगा, i j k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो और सम करके अंडर रूट करो, लेकिन k का तो है नहीं यहाँ पे कोई, k का तो 0 ही है, तो फिर इन दोनों का करना है बेसिकली। तो 22 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर। ठीक है, 22 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 484, और 11 का करोगे तो 121। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट में 605। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है,
मैं आपको बोल रहा है कि शो डैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3, आपको ये दिखाना है। तो मीन्स बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एल एम एन जो है कॉस एल क्या होता है कॉस अल्फा और एम आपका कॉस अल्फा, तीनों आपके सेम है क्योंकि लिखा है ना शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। तो एन भी आपका क्या है कॉस अल्फा, ठीक है। अब हमें एक फैक्ट हमें ऑलरेडी पता है, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो, क्या जानते हैं हम कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो एल एम एन क्या है आपके कॉस, ठीक है, इनका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है ये 1 के बराबर। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो कॉस अल्फा क्या होगा आपका अंडर रूट में 1/3, ठीक है। तो 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन √3 आपके पास अंदर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे √3 नीचे रहेगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई आपके पास 1/√3। तो हमने शो कर लिया, आपको ये बोलता क्वेश्चन में कि इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्या है 1/√3 1/√3 1/√3। अब कॉस अल्फा 1/√3 है ना, तो ये भी कॉस ये भी 1/√3 ये भी 1/√3 है ना। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो हमारी डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1/√3 1/√3 और 1/√3। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोल रहे हैं कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दे रखी है, आपको कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मैंने बता रखा गाइस बहुत बार, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कभी भी जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है ना, तो उसमें हमेशा क्या लगता है, उसमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगी बेसिकली यहाँ पे ए क्रॉस बी, ओके। क्या निकालना है मुझे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी किसका निकालूंगी ए वेक्टर और बी वेक्टर का, है ना। तो वही निकालती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आई की क्या क्या है आपके है आई के है आपका 1 4 और 2, ठीक है। वैसे ही आपका बी का क्या है, बी का है आपका 3 -2 और -2 और 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आई कैप, ठीक है। तो आपका बना यहाँ पे 4 × 7 28, ठीक है। 28 फिर प्लस का 4 फिर जे कैप 7 यहाँ पे 7 -6, ठीक है, और प्लस का के -2 और -12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 32 आई कैप, ठीक है, और -जे कैप और -14 के, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है यहाँ पे। अब ये तो आपने कर लिया फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना। अब इसमें सबसे पहले देखो एक और चीज इसमें क्वेश्चन में बोली है, ठीक है, कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सबसे पहले इसमें हमें एक चीज मेंशन करनी थी जो मैं भूल गई बेसिकली। सबसे पहले आप लिखना इसमें कि लेट डी, ठीक है, लेट डी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करना कैसे एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। जो वेक्टर की फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, डी है वेक्टर, ठीक है। और फिर लिखने यहाँ पे डी सिंस डी इज परपेंडिकुलर टू डी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये वाले स्टेप करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये परपेंडिकुलर क्योंकि बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, है ना, तो इसलिए आपने ए क्रॉस बी आपने इसको सॉल्व आउट किया, ठीक है। अब एक चीज देखो आप ध्यान से सुनो कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में डी है तो आपका क्या है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही डी है, ठीक है। तो मतलब जो डी है वो इसी के कोलिनियर होगा, ये चीज तो मानते हो, है ना। तो ये चीज क्लियर है कि मतलब कि जो आपका डी है सिंस, और एक और चीज हेयर डी इज, ठीक है, डी वेक्टर इज कोलिनियर टू ए क्रॉस बी, कोलिनियर टू ए क्रॉस बी की कोलिनियर है कौन सा डी वेक्टर, क्योंकि देखो आपका क्या है बेसिकली जैसे मानो आपका यहाँ पे ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। ए क्रॉस बी आपने ये निकाला, है ना, ए क्रॉस बी आपने ये निकाला जो आपने ये सारा सॉल्व किया, ठीक है। तो इस ए क्रॉस बी की ही तो आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में तो आपका डी वेक्टर भी है ना। तो मीन्स ये क्या है
तो ये कोलिनियरिटी शो हो रही है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे भी लगाओगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि कोलिनियर है तो कोलिनियर वाला रूल लगाओगे, तो जो डी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो लैम्डा टाइम्स ज़्यादा होगा ए क्रॉस बी के, है ना। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करो, डी वेक्टर को डी वेक्टर रखो और ए क्रॉस बी लैम्डा को भी लैम्डा रखो, और क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी आपकी क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई है आपकी, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख दो 32i और -j और -14 के, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका 32 लैम्डा i और -j लैम्डा j और -14 लैम्डा के, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, सी डॉट डी भी आपको 15 के बराबर दे रखा है। आपने डी वेक्टर यहाँ से निकाला, है ना, कोलिनियरिटी के थ्रू आपने निकाला इस चीज़ को, डी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो डी वेक्टर की आपने वैल्यू निकाली है, अब आपका क्वेश्चन में दे रहा है सी डॉट डी क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है इनका 15 के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्टेप में, सी डॉट डी किसके बराबर है मेरा, 15 के बराबर। तो सी डॉट डी आपका क्या है, 15 के बराबर। तो अब सबसे पहले सी और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर आपका क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है 2i - j और 4k, है ना। तो मैं वो यहाँ पे भी लिखूंगी अपना, ठीक है। क्या आएगी मेरी वैल्यू यहाँ पे, इधर 2i - j और +4k, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा डॉट, अब मेरे को डी क्या है मेरा, ये वाला, है ना। तो मैं यही चीज़ लिखूंगी अपनी। तो क्या है मेरी ये वैल्यू 32 लैम्डा i - लैम्डा j और -14 लैम्डा k। इज इट क्लियर गाइस, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 15 के बराबर, जैसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये आई कैप और आई कैप वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 32 × 2 क्या बनेगा 64, साथ में लैम्डा भी है तो 64 लैम्डा, है ना। अब वैसे ही जे वाले को जे से सॉल्व करो तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का लैम्डा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -56, 14 4 से 56 होता है, ठीक है। तो -56 लैम्डा इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई आपके पास 15/9। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या आएगा, किससे काटो, 3 से काट लो, 3 5 और 3 3 9, ठीक है। तो 5/3 आपके पास वैल्यू आई। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमने जस्ट लैम्डा की वैल्यू निकाली है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को क्या करो, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो, ठीक है। इसमें पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 5/3 को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें वैल्यू डाल देना लैम्डा की, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, ओके। इससे क्या बोल रहे हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर दिस, इस वेक्टर का, ठीक है। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, विद अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन का मतलब समझ आया गाइस, क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे या स्केलर प्रोडक्ट, कुछ भी बोलो, दोनों एक ही बात है, इस वेक्टर का, ठीक है। ये वेक्टर है आई कैप जे कैप और है आपका साथ में के कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे अगर आप, किसके साथ करना, यूनिट वेक्टर लिख दो यहाँ पे अभी ऐसे के लिए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी सम ऑफ ये दो वेक्टर्स, अलॉन्ग दी सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, है ना। इन दोनों वेक्टर्स का सम, ठीक है। सम ऑफ 2 वेक्टर्स लिख दूं, सम ऑफ 2 वेक्टर्स वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1। वो क्या किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये चीज बेसिकली आपको क्या क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपसे बोल रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको बोल रहे हैं कि निकालो। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, किसके, अलॉन्ग दी सम ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है ना, उसके अलॉन्ग आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब यूनिट वेक्टर आपको अलॉन्ग दी सम ऑफ दीज 2 वेक्टर बोला गया है बेसिकली। तो क्या करोगे आप सबसे पहले कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी सम ऑफ ये, तो इसको मानो ए वेक्टर और इसको मानो बी वेक्टर, ठीक है। इसको माना ए, इसको माना बी और इसको मान लो चलो सी है ये, ठीक है। क्या माना है, इसको सी माना, ठीक है। तो अब क्या करो, आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी सम ऑफ 2 वेक्टर्स बोला है। तो इसको 2 वेक्टर्स आपने क्या लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ए प्लस बी वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कैसे निकलते हैं यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी अपॉन में इसका मॉड, ऐसे तो निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो हम भी ऐसे ही निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करें, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मीन्स आपको इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर को सम अप करो। तो सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये 2i है और यहाँ पे लैम्डा आई है, तो 2 + लैम्डा कॉमन हो गया और आई कैप,
वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, इसको ऐड करिए जस्ट में, ठीक है। ये 4j और 2j क्या बना 6j, और यहाँ पे क्या -2 का -2k, ठीक है। अब अपॉन में इसका मॉड, ठीक है, इसका क्या है अपॉन में मॉड करना है। तो मॉड कैसे करोगे, तो आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट्स जो होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करो, फिर प्लस करो और अंडर रूट करो, ऐसे ही करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये सारा किसके, ये पहले तो अभी इतना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो फर्दर आप, नहीं अभी इसको, हाँ चलो एक स्टेप लिख लेते। यहाँ पे 36 डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था, चलो बट कोई नहीं, अभी इतना ही छोड़ दो इस चीज़ को, नहीं चलो छोड़ो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास 2 + λi और यहाँ पे 6j और यहाँ पे 2k है ना। तो अपॉन में क्या आ रहा है, ये 2 + λ का स्क्वायर और यहाँ पे 36 आया और यहाँ पे 4 आया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ये दोनों नेक्स्ट स्टेप में 40 बन जाएंगे, है ना। तो ये 40 है यहाँ पे, इस यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। अब ये चीज़ भी क्लियर है। अब क्या आ जाओ फाइनल स्टेटमेंट पे आ जाओ, जो हमने सबसे पहले बनाई थी ये वाली, है ना। अब हमने यूनिट वेक्टर तो हमें मिल गया, कैसे मिला हमने, अभी ये सारा जो हमने किया इससे हमें यूनिट वेक्टर मिल गया, किसका, अलोंग दी सम ऑफ a + b, ये मिला। अब करो, इसको माना था सी वेक्टर, ये सी वेक्टर है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर। हमें निकालना क्या, हमें लैम्डा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, लैम्डा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी वाले को इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं हम यूनिट वेक्टर से, है ना। तो क्या आया था आपको यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू है आपकी 2 + λ आई, ठीक है, फिर प्लस 6j और -2k, ठीक है। और अपॉन में क्या है, ये वाला लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है आपका 2 + λ का स्क्वायर और ये 36 + 4 तो 40 बन गया था, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डायरेक्ट 40, ठीक है। ये क्लियर है, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप बढ़े आगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये वाला जो आई कैप + जे कैप + के कैप डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो और इस वाले को यहाँ ले जाऊंगी मैं, ठीक है। मैं ये 2 स्टेप करूंगी एक साथ, ठीक है। तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 + λ, क्या आएगा आपके पास 2 + λ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, जे वाले का जब करोगे डॉट प्रोडक्ट तो आपके पास आएगा 6, है ना। वैसे ही यहाँ पे करोगे तो आपके पास आएगा -2, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है ये इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये इधर जाएगी वैल्यू, तो क्या आएगा 2 + λ का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसका जो आप इसका जो पहले एक और स्टेप इसमें लिख लो, आप क्या लिख सकते हो आप इसमें कि 2 + λ और प्लस ये क्या बनेगा यहाँ पे 4, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका इसको एज इट इज रखो, ठीक है। 2 + λ और ये, ठीक है। ये क्या बनेगा 6 + λ, ठीक है। अब इसका जो अंडर रूट है नेक्स्ट स्टेप में, इसका ये जो अंडर रूट है वो यहाँ पे आके स्क्वायर बन जाएगा, इसको स्क्वायर बना दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर बना और यहाँ पे इसका हट गया ये अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या बचा 2 + λ और प्लस 40, ठीक है। और साथ में इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या बनेगा 36 + λ² और प्लस 12 λ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका 4 + λ² प्लस 4 λ और यहाँ पे प्लस में 40, ये क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 12 λ, इसको सॉल्व करोगे 12 λ और प्लस 36 आ गया यहाँ पे, और लैम्डा से λ² कट गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 4 λ प्लस 44, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास जगह यहाँ पे 8 λ = 8, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1, ठीक है। तो ऐसे आपको ही कैलकुलेट करनी थी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है डेटा वो लिखते रहते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड मॉड है ना, मॉड क्या है, तीनों का मॉड बराबर है, तो मीन्स तीनों का बराबर है, तीनों सेम, अगर ये 5 है ये भी 5 होगा ये भी 5 होगा, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो इसको मानो ए के बराबर, ठीक है, कोई भी कुछ भी मान लो, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज माना ए के बराबर है, तीनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है इनमें, इसमें दे रखी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा
जीरो के बराबर होगा। ए डॉट बी करो या बी डॉट सी करो या सी डॉट ए करो, किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा। ये दोनों चीजें आपको गिवन है, डेटा, ठीक है, दीज टू थिंग्स आर गिवन टू यू, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको बोल रहा है कि शो डेट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि मानो जैसे कि आप ये क्वेश्चन में ये है कि ए से जो इंक्लिनेशन है ना, मान लो जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर से जो इंक्लिनेशन है उसको मानो अल्फा, वैसे ही बी से बी वेक्टर से जो इंक्लिनेशन है उसको मानो बीटा, वैसे ही सी वाले से मानो गामा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, ध्यान से सुनो, तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से क्या, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है, क्या बनेगी डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस अल्फा की वैल्यू, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और साथ में हम अभी ए वेक्टर के साथ निकाल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि इंक्लिनेशन ए के साथ बता रहे हैं हम, और ए के इंक्लिनेशन को हमने क्या माना है, अल्फा, है ना, ए के साथ जो इंक्लिनेशन बना रहा है वो उसको क्या माना है हमने, अल्फा। तो ए के साथ बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डॉट में ए लगेगा, ठीक है, और अपॉन में इसका मॉड, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है, और साथ में ए वेक्टर का मॉड, क्योंकि अभी मैं ए वेक्टर के साथ इसकी इंक्लिनेशन निकाली जिसको मैंने अल्फा माना है, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ूं। अब इसका करो डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे ए वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यू विल गेट ए डॉट ए, ठीक है, इसको पहले इससे, इसको इससे और इसको इससे, तीनों को ए से करना है, ठीक है। तो ए डॉट ए प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में क्या बनेगा आपका बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और साथ में मॉड, तो आपका एज इट इज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मतलब अभी हमने जो डेटा लिखा था ए डॉट बी या बी डॉट सी या सी डॉट ए, तीनों क्या है, जीरो के बराबर, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जीरो बन जाता है अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो मीन्स बी डॉट ए और सी डॉट ए तो आपका क्या बन गया, जीरो बन गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपकी जीरो जीरो हो गई, है ना, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो ये दोनों सिंस यहाँ पे लिख दो कि सिंस बी डॉट ए एंड सी डॉट ए किसके बराबर है, आपका है जीरो और जीरो, दोनों जीरो के बराबर है। और डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो क्या आता है, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यही आता है। तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगी, तो मेरा क्या बन गया यहाँ पे, ए वेक्टर की मॉड का स्क्वायर और अपॉन में, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो आपकी कट गई, जीरो हो गया है, ठीक है, और अपॉन में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और साथ में ए वेक्टर का मॉड। तो आपके पास ये वैल्यू आई किसकी, कॉस अल्फा की, ठीक है। ये क्या आई आपके पास वैल्यू, कॉस अल्फा की है। तो अब इसके बाद देखो क्या है, अब आपका ए वेक्टर का मॉड है, यहाँ पे ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इससे इसका स्क्वायर से ए कट गया, है ना। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर आपके पास आएगा ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, और अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है कॉस अल्फा का। वैसे ही आप कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस बीटा में क्या होगा कि हमने बी के साथ जो इंक्लिनेशन है उसको हमने बी वेक्टर के साथ जो इंक्लिनेशन है हमने उसको बीटा माना है ना, तो कॉस बीटा में बी वेक्टर आएगा, ऊपर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बी, है ना। वैसे सी वाले के साथ हमने क्या माना है, उसको गामा माना है, तो कॉस गामा में भी ऊपर भी सी आएगा नीचे भी सी आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा की जो इंक्लिनेशन जो बन रही है वो तीनों में इक्वल, ठीक है, वो इक्वली इंक्लाइंड है वो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉस अल्फा निकालेंगे। तो कॉस अल्फा में भी सेम प्रोसेस को ही लगाओ, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और साथ में इस बार बीटा जो है वो किसका इंक्लिनेशन बना रहा था, बी वेक्टर के साथ, तो मेरा बी वेक्टर आएगा। अब अपॉन में इसका मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मॉड करोगे तो बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब इसको सॉल्व आउट करो। सो सॉल्व करोगे तो ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी डॉट बी और यहाँ पे आएगा सी वेक्टर डॉट बी, है ना, और अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और साथ में ये चीज, ठीक है। अब ये देखो ए डॉट बी और सी डॉट बी फिर से अगेन जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में जीरो बन जाएंगे। तो ये और ये तो आपकी वैल्यू जीरो है, ए डॉट बी और आपका सी डॉट बी तो आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा फिर से अगेन बी डॉट बी, तो क्या बना, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और साथ में बी वेक्टर, है ना। तो फिर से बी से ये कटा एक, तो आपके पास क्या आंसर आया फाइनल, बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो अब आपकी कॉस बीटा की इंक्लिनेशन आई।
पास देखो कॉस अल्फा की क्या वैल्यू आई, ए वेक्टर का मॉड और अपॉन में ये है ना। वैसे ही बीटा कॉस बीटा की क्या वैल्यू हुई आपके पास ये। मतलब आप चीज़ नोटिस करिए, कॉस अल्फा जो थी वो ए के साथ इंक्लिनेशन बना रही थी है ना, अल्फा आपकी ए वेक्टर के साथ इंक्लिनेशन बना रही थी, तो आपका ए वेक्टर जो है वो ऊपर आया है ना। और वैसे ही अब बीटा जो थी वो किसके साथ बना रही थी, बी वेक्टर के साथ बना रही थी, तो आपका बी वेक्टर इसमें ऊपर आया है ना। तो वैसे ही अब कॉस गामा जो होगा वो कॉस गामा किसके साथ इंक्लिनेशन बैठती है, सी वेक्टर के साथ, तो उस इस केस में क्या होगा, कॉस गामा में आपका सी ऊपर आएगा है ना, कॉस गामा में आपका सी ऊपर आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे ए वेक्टर, आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, सी वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना। कॉस गामा की इंक्लिनेशन आएगी क्योंकि जो गामा है वो आपका सी वेक्टर के साथ मतलब जो सी वेक्टर है वो गामा के साथ इंक्लिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो अब इसके अब देखो यहाँ पे आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की तीनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मॉड तीनों आपस में तो बराबर ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा कि ये इनके तीनों के इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इनके अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो दोनों इन तीनों के बदले मैं कोई ए की वैल्यू लिख सकती हूँ है ना। इसको मानो ये ए वेक्टर है, ये तो आपका ए में ही है, इसको भी ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर ही है, वैसे ये भी ए के बराबर, तीनों की वैल्यूज तो आपकी सेम आ गई। तो यही तो आपको शो करना था, ठीक है। तो तीनों का आंसर क्या है, ए वेक्टर का मॉड अपॉन में दिस, इसको भी आप बी वेक्टर को भी आप ए से रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल मैग्नीट्यूड है तीनों की। तो इसमें भी आप ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, वैसे सी वेक्टर को भी आप ए से रिप्लेस कर सकते हो ए वेक्टर के मॉड से। तो क्या बनेगा आपका ए वेक्टर का मॉड अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 15 में आपको क्या दे रखा है कि प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर होगा ओनली इफ एंड ओनली इफ अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर हेयर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हेयर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको और एक और चीज़ गिवन दे रखी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, किसके बराबर है, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और वैसे बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो इस डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो अब क्या आएगा आपके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आपके पास क्या आएगा बी डॉट ए, फिर आपके पास क्या आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं इस चीज़ को, और यहाँ पे इसको एज इट इज लिखो, ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसमें क्या करोगे, अब ए डॉट ए है ना, ए डॉट ए करोगे तो क्या बनेगा वो, दिस विल गिव यू ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों बराबर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, दोनों सेम ही होते हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट बी वेक्टर का करोगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर की मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें देखो यहाँ पे ए वेक्टर से ए वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे भी ए वेक्टर की मॉड का स्क्वायर से ये कट गया, वैसे यहाँ से ये दोनों भी कट गए, तो आपके पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यही आपके पास आया, ठीक है। तो मीन्स ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है ना। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या देखा कि सिंस क्वेश्चन में ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर 0 नहीं हो सकता और बी वेक्टर भी 0 नहीं हो सकता है ना, तो फिर क्या केस बनेगा, तो ऑब्वियसली जब ए डॉट बी हमने पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर ए डॉट बी 0 है इट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मैंने बता रखी है चीज़ डॉट प्रोडक्ट में। ऐसे अगर कोई डॉट प्रोडक्ट 0 होगा किसी दो वेक्टर्स का तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमने शो कर दिया, ठीक है। ये दोनों इसलिए क्राइटेरिया हमने नहीं लगाया, ये दोनों कंडीशन इसलिए नहीं लगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस ही बात है, तो क्या ही केस बनेगा जब ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया। तो आज का हमने 15 क्वेश्चन हमने 1 to 15 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।